हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे कि संस्कृत में अनुवाद कैसे आसानी से हम लोग बना सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे छात्रों की वो परेशानियां होती है। अनुवाद चूँकि सीबीएसई के द्वारा 2-3 साल से प्रश्न पत्र में समाहित किया गया है कि अनुवाद जो है वह जो हमारा राइटिंग सेक्शन है, रचनात्मक लेखन, तो पहले चित्र लेखन 10 नंबर का आता था, जो कि पर वाक्य 2-2 नंबर का होता था। 5 वाक्य लिखने होते थे, वो 10 नंबर मिलता था। लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने क्या किया है, 2-3 सालों से उस 10 नंबर को 2 भागों में डिवाइड कर दिया और उसमें एक प्रश्न जोड़ दिया कि अनुवाद बनाना है हिंदी से संस्कृत। तो आज हम लोग इस क्लास में सीखेंगे कि संस्कृत में आसानी से अनुवाद कैसे बना सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को आपके सामने दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा और पूरी वीडियो को देखिएगा, और यदि पसंद आए तो फिर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको जैसे ही वीडियो बनाए वैसे ही आपके पास पहुँच जाए। ये 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त टॉपिक है, क्योंकि सभी विद्यार्थी अनुवाद में ही परेशान होते हैं, पहले से प्रैक्टिस करते नहीं हैं, वो इसको इग्नोर करते रहते हैं और 10वीं कक्षा में अनुवाद मिल जाता है तो उन्हें नंबर खोने का डर रहता है। इसलिए आज आपको हम बताएं कि अनुवाद सही ढंग से कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अनुवाद बनाने के लिए देखिए, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाएं। हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाएं, तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे सबसे पहले उस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया की पहचान करेंगे। क्या करेंगे? जैसे ही हमारे सामने वाक्य मिलता है तो सबसे पहले क्रियापद जो अंत में दिखाई पड़ता है, लिखा रहता है, तो सबसे पहले हम क्रिया की पहचान करेंगे। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। फिर अगला पॉइंट हमें देखना है कि उस क्रिया को करने वाला कौन है। क्रिया जो हम काम करते हैं, खाना पीना, बैठना उठना, दौड़ना सोना, और उस क्रिया को करने वाला कौन है? राम, मोहन, तुम दोनों, वे दोनों, हम सब, हम लोग, इस तरह के कोई ना कोई तो कर्ता जरूर होगा उस क्रिया को संपादित करा। तो सबसे पहले अनुवाद में हमें इन दोनों की पहचान करनी है। और क्रिया की पहचान में क्या? क्रिया की पहचान में क्रिया को करने वाला कौन है, और क्रिया हमारी जो है वह किस लकार में है। लट लकार पहचानने का सबसे आसान तरीका, जिस क्रिया के अंत में ता ते ती लगता है। दूसरा होता है लिट लकार, जिस क्रिया के अंत में गा गे गी लगा रहता है। फिर तीसरा जो होता है क्रिया की समाप्ति, क्रिया अर्थात समाप्त हो गई है तो वहाँ पर हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं। और आज्ञार्थक या आदेशात्मक वाक्य होता है तो वह क्रिया लोट लकार में होती है। और जिस क्रिया में चाहिए लगा रहता है वह विधि लिंग का वाक्य होता है। तो क्रिया की पहचान करेंगे, फिर क्रिया को करने वाला कौन है उस कर्ता की पहचान करेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, उसके बाद वाक्य में प्रयुक्त अव्यय पद। अव्यय पद कौन कौन? जैसे यहाँ, वहाँ, आने वाला कल, बीता हुआ कल, और जब तक, तब तक, कहाँ, इस तरह के जो पद आए हुए हैं उसका संस्कृत हम उसमें सबसे पहले लिख देंगे। फिर कारक का चिन्ह जिस पद में लगा हो, जिस शब्द में कारक का चिन्ह लगा हो, जैसे राम का, तो राम में कारक का चिन्ह लग गया का, ठीक है। नदी में, तो नदी में चिन्ह लग गया में। इस प्रकार जिस पद में लगा हो उसका रूप उस विभक्ति में लिखेंगे। जिस विभक्ति में जिस व्यक्ति का चिन्ह होगा उस शब्द का रूप हम उसी विभक्ति में लिखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उपपद विभक्ति को ध्यान में जरूर रखेंगे। उपपद विभक्ति को ध्यान में जरूर रखेंगे। जैसे कुछ उपपद विभक्ति, जैसे साथ, साथ लिखा रहता है तो उसके लिए सह का प्रयोग करते हैं। तो सह जहाँ लिखते हैं उसके ठीक पहले कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? उभयतः लिखते हैं, उभयतः के पहले कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? परितः लिखते हैं, तो परितः के पहले किस विभक्ति का प्रयोग होता है, इस बारे में हम जानेंगे। तो ये 5 पॉइंट यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपका कोई भी अनुवाद गलत नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? क्रिया, क्रिया किस लकार में है। फिर क्रिया को करने वाला कौन है? कर्ता, दूसरा से लिखेंगे। फिर तीसरा बात, उस वाक्य में प्रयुक्त अव्यय को देखेंगे। फिर कारक का चिन्ह जिस पद में लगा होगा उसका रूप उस विभक्ति में लिखेंगे। और उपपद विभक्ति को भी ध्यान में रखेंगे। द्वितीया से लेकर सप्तमी तक कुछ प्रमुख उपपद विभक्तियाँ होती हैं जिसके आधार पर अनुवाद पूछा जाता है। अब आपके सामने हम एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कि कैसे हम बनाते हैं अनुवाद। एक छोटा सा वाक्य से हम लंबा वाक्य बना सकते हैं, छोटा से छोटा वाक्य या बड़ा से बड़ा वाक्य उसी को कर सकते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ,
मैं पढ़ता हूँ। अब इस तरह का वाक्य है, मैं पढ़ता हूँ, तो पहला नियम बताया क्या कि सबसे पहले क्रिया को देखेंगे, पढ़ता हूँ। अब ये बताइए, पढ़ता हूँ जिस क्रिया में ता ते ती लगता है तो कौन सा लकार होता है? लट लकार, लट लकार होता है। अब इस क्रिया को करने वाला कौन है? मैं पढ़ता हूँ। तो सबसे पहले आप मैं का संस्कृत लिख लीजिए। मैं का संस्कृत क्या होता है? अहम। और अहम जो हमारा है यह उत्तम पुरुष एक वचन है। अहम क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन। तो क्रिया हमेशा, किसी भी वाक्य में क्रिया हमेशा अपने कर्ता के अनुसार होती है और कर्ता हमेशा अपनी क्रिया के अनुसार होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अहम जब उत्तम पुरुष एक वचन है तो पठ का रूप चलाएंगे हम उत्तम पुरुष एक वचन, तो क्या बनता है? पठामि। अहम पठामि। अब इस वाक्य को और बढ़ाते हैं, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। अब ये देखिए, सबसे पहले वही काम कीजिए कि क्रिया की तलाश कीजिए। पढ़ता हूँ, क्रिया को करने वाला कौन है? मैं। तो मैं और पढ़ता हूँ का संस्कृत लिखिए। मैं का संस्कृत आप लिख दीजिए अहम, और पढ़ता हूँ का संस्कृत यहाँ पर लिख दीजिए पठामि। ये तो सही हो गया, अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। बीच में आया पुस्तक। पुस्तक यानी कि पुस्तक को पढ़ता हूँ। पुस्तक को पढ़ता हूँ, तो को लगता है द्वितीय व्यक्ति में, कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्म का होता है को। तो यहाँ पर पुस्तक में द्वितीय व्यक्ति लगा देंगे क्योंकि एक पुस्तक है, इसलिए पुस्तक का रूप द्वितीय में चलाएंगे तो क्या बनेगा? पुस्तकम। तो अहम पुस्तकम पठामि। फिर अभी इसी को और आगे बढ़ाते हैं वाक्य को। मैं रामायण की पुस्तक पढ़ता हूँ। मैं रामायण की पुस्तक पढ़ता हूँ। वाक्य लंबा होगा। वाक्य लंबा देकर कभी घबराइए मत, क्योंकि वाक्य लंबा उससे कोई अंतर नहीं पड़ा। जो प्रोसेस है उस प्रोसेस पर आइए। तो मैं पढ़ता हूँ, सबसे पहले इसका संस्कृत बनाइएगा। तो मैं का क्या बनेगा? अहम। पढ़ता हूँ का क्या बनेगा? पठामि। अहम पठामि बना लिए। अब आ गया पुस्तक। पुस्तक को, इसका संस्कृत लिख दीजिए। तो क्या लिखेंगे? पुस्तकम। अब देखिए, इस पद में रामायण में जो शब्द है, रामायण में की लगा हुआ है, तो का के की आप जानते हैं षष्ठी व्यक्ति का चिन्ह होता है। तो यहाँ पर रामायण के रूप आप षष्ठी में चला दीजिए, रामायणस्य। तो देखिए आपका अनुवाद तैयार हो गया, अहम रामायणस्य पुस्तकम पठामि। इसमें किसी भी लकार का कोई वाक्य हो, किसी भी, जैसे तुम दोनों वहाँ मत जाओ, तुम दोनों वहाँ मत जाओ। अब आप डिसाइड कीजिए कि ये जो क्रिया है, सबसे पहले क्रिया की तलाश कीजिए। क्रिया कौन सी है? जाओ। जाना क्रिया है, और जाने वाला काम कौन कर रहा है? तुम दोनों जाओ, है ना। तो ये वाक्य हमारा कौन सा हुआ? जाओ किस लकार का हुआ? ये हुआ आदेशात्मक या आज्ञार्थक। तो पहले बताए आज्ञार्थक वाक्य किस लकार में होता है? लोट लकार में होता है। तो ये हमारा वाक्य जो हुआ यह लोट लकार का है, लोट लकार का वाक्य है। अब यहाँ पर देखिए, जाओ जाने वाला काम कर रहा है तुम दोनों, तो सबसे पहले तुम दोनों का संस्कृत लिखेंगे। क्या लिखेंगे? युवाम। युवाम है मध्यम पुरुष द्विवचन, तो जाना का भी गम का रूप आप चला दीजिए, लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में। तो ये बनता है, यहाँ पर लिखते हैं गच्छतम। हो गया। अब देखिए इसमें दो शब्द बच गया, मत। मत चूंकि अव्यय पद है तो मत का संस्कृत होता है माँ, और वहाँ भी अव्यय पद है तो इसका संस्कृत क्या होता है? तत्र। तो आपका अनुवाद क्या बना? युवाम तत्र माँ गच्छतम। युवाम तत्र माँ गच्छतम। ठीक है, इस तरह से हम अनुवाद बनाते हैं। और अनुवाद में जो 5 नंबर का प्रश्न होता है सीबीएसई 10वीं कक्षा के लिए, उसमें 5 में 5 नंबर आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। बस थोड़ा सा जो प्रोसेस बताए, जो नियम बताए हैं, उस नियम को यदि फॉलो कीजिएगा तो कभी भी आपका वाक्य, कभी भी अनुवाद आपका गलत नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही अनुवाद होगा और इसका आप ध्यान रखेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर आपको नेक्स्ट
नोटिफिकेशन मिलेगा। अगला जो टॉपिक बताएंगे, समझाएंगे कि आप सीबीएसई 10वीं कक्षा में आसानी से अंक कैसे हासिल कर सकते हैं, किस प्रश्न में। तो ये जानने के लिए वीडियो को ज़रूर देखते रहिएगा। थैंक यू।